आज का टॉपिक है न्यूक्लियस यानी नाभिक। तो जितने भी परमाणु होते हैं, प्रत्येक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, जिसमें परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने भी परमाणु तत्व हैं, उनके जो नाभिक हैं, उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसे नाभिक जो स्थायी होते हैं, यानी अनंत काल तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नाभिक किससे बनकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो उनमें स्थायी नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निश्चित रहती है अनंत काल तक। दूसरे प्रकार के जो नाभिक होते हैं, उनमें वो अस्थायी कहलाते हैं, यानी वो अस्थायी या रेडियोएक्टिव नाभिक। ये नाभिक क्या होते हैं? स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, अर्थात एक नाभिक दूसरे नाभिक प्रकार के नाभिक में, फिर तीसरे प्रकार के नाभिक, इस तरह से विघटन इनका चलता रहता है। तो इस तरह के नाभिकों को हम अस्थायी नाभिक बोलते हैं और इन नाभिकों में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है और ये स्वतः ही विघटित होते हैं। ठीक है। अब हम जैसे ही हमारे शब्द सुनते हैं नाभिक, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, नाभिक कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। तो उस पिक्चर का क्लियर रूप क्या होगा, उसको समझने के लिए हमें नाभिक के कुछ गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम उसको एक काल्पनिक पिक्चर अपने दिमाग में उसकी बना सकते हैं। तो उस पिक्चर को बनाने के लिए नाभिक के कौन कौन से पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए, जैसे द्रव्यमान संख्या उसकी पता हो, विद्युत आवेश पता हो, उसका द्रव्यमान पता हो, उसकी त्रिज्या, उसका स्पिन यानी चक्रण, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, एक टर्म होती है समभारिकता यानी आइसोस्पिन, और नाभिक का तरंग फलन की पैरिटी। ये गुण अगर हमें पता है ना किसी भी नाभिक के, तो एक दिमाग में हम अपने नाभिक का एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि नाभिक ऐसा होगा। इसके अलावा जितने भी नाभिक हैं, जो स्थायी नाभिक हैं, जो हर एक नाभिक एक निश्चित ऊर्जा स्तर में, उसका एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, और यदि नाभिक निम्नतम उन ऊर्जा स्तरों के निम्नतम ऊर्जा स्तर में होगा, निम्नतम ऊर्जा स्तर में, तो उस अवस्था को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। उस अवस्था को मूल अवस्था बोलते हैं। और जो नाभिक इस मूल अवस्था में होता है वो स्थायी कहलाता है, वो कभी विघटित नहीं होता। जितने भी अस्थायी नाभिक हैं, ये मूल अवस्था से, मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तरों में, अस्थायी ऊर्जा स्तरों में होते हैं। इसलिए इनका विघटन तब तक होता रहता है जब तक कि वो नाभिक मूल अवस्था में, मूल यानी ग्राउंड स्टेट में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसका विघटन। अब विघटन में वो अल्फा कण एमिट करे, बीटा कण एमिट करे या गामा कण एमिट करे, ये नाभिक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो नाभिक मूल ऊर्जा स्तर में रहते हैं वो स्थायी होते हैं, और जितने भी अस्थायी नाभिक हैं वो उत्तेजित अवस्था में रहते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स बोलते हैं, और उनका विघटन होता रहता है। और जब तक विघटन होगा, जब तक कि वो मूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था में नहीं पहुंच जाते, तब तक उनका विघटन होता रहेगा। विघटन का मतलब उसमें से या तो अल्फा कण एमिट होंगे, बीटा कण एमिट होंगे, या गामा रेज एमिट होंगी। तो इस तरह से उनका परिवर्तन दूसरे नाभिक में होता रहता है। गामा रेज में तो नाभिक सेम रहेगा, लेकिन उसका ऊर्जा स्तर बदल जाएगा। अल्फा और बीटा कण एमिट होते हैं, तो एक नाभिक दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। अब आती है नाभिक की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। तो इनकी जो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है, उसको हम
द्रव्यमान संख्या मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मास नंबर जो है किसके बराबर होता है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई भी अभिक्रिया हो, नाभिक, एक नाभिक से दूसरी नाभिक में परिवर्तित हो, लेकिन ये जो द्रव्यमान संख्या है ये निश्चित रहेगी। यानी नाभिक से पूर्व जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, नाभिक के पश्चात भी उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। यानी द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। अगर हम द्रव्यमान संख्या को, एक मात्रक होता है संहति मात्रक, यानी एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान संख्या को अगर हम एटॉमिक मास यूनिट से गुणा कर दें तो वो उस नाभिक का लगभग द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाता है। द्रव्यमान संख्या अलग चीज है और नाभिक का द्रव्यमान अलग चीज होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या तो एक जस्ट नंबर है और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो द्रव्यमान संख्या में अगर हम एटॉमिक मास यूनिट से गुणा कर देंगे तो हमें नाभिक का लगभग सन्निकट द्रव्यमान, यानी उसमें त्रुटि हो सकती है 0.1% से 1% के अंदर तक की त्रुटि आ सकती है। उस द्रव्यमान में एग्जैक्ट हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन लगभग सन्निकट द्रव्यमान उसका हमें ज्ञात हो जाएगा। और जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है उसका मान होता है 1.66054 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये किलोग्राम में तो ये मान होता है। अगर द्रव्यमान को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें E=mc² से, तो ये द्रव्यमान 931.5 MeV ऊर्जा के तुल्य होगा और ऊर्जा में c² से डिवाइड करेंगे तो वापस ही मास की यूनिट हो जाएगी। तो ऊर्जा के फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे और किलोग्राम के फॉर्म में हम AQ मान ये होता है। ठीक है, तो अगर हमें द्रव्यमान संख्या पता है तो उस नाभिक का हम सन्निकट द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकंड प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की, आवेश संख्या या परमाणु क्रमांक। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश संख्या, जैसा कि हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में केवल प्रोटॉन आवेशित होते हैं, तो नाभिक में जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनकी जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक या आवेश संख्या कहलाती है। और उस संख्या को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर दें तो पूरे नाभिक पर हमें आवेश, नाभिक धनात्मक आवेशित होता है तो उसका आवेश पर कुल आवेश की मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। नाभिक में Z प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या A है, तो A - Z अगर करें हम तो ये हो जाएगी हमारी क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या A - Z, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक अगर कर दें तो वो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम किसी नाभिक का अगर हमें द्रव्यमान निकालना हो तो जैसे हम किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? एक स्टैंडर्ड द्रव्यमान होता है, जैसे 1 किलोग्राम, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार ये जैसे लंबाई का मात्रक 1 मीटर कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम कितना भार होना चाहिए, कितना उसका द्रव्यमान होना चाहिए, ये सब पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार डिसाइडेड है। तो इसी तरह से जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस स्केल के जो पार्टिकल हैं इनका जो द्रव्यमान निकालने के लिए हम हमारा जो मात्रक है वो क्या था, AMU यूनिट का यूज करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार पहले से डिसाइड है कि एक AMU का जो द्रव्यमान है वो कितना होना चाहिए। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, कार्बन के कई सारे आइसोटोप होते हैं, तो उनमें से जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके द्रव्यमान को 12 AMU मान लिया गया है। ये स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार ये मान लिया गया है कि कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसका जो परमाणु है
उसका जो द्रव्यमान होगा वो 12 AMU होगा। ये स्टैंडर्ड है। अब इसी के आधार पर बाकी परमाणुओं के द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिए, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान है 12 AMU, तो 1 AMU कितना हो गया? 12 से इधर डिवाइड कर दो, तो कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, ये 12 नीचे आ जाएगा, तो ये 1 AMU हो गया। ठीक है ना। अच्छा, एक होता है मोल, एक मोल कार्बन 12 का मतलब 12 या संख्या 12, तो 12 किलोग्राम कार्बन। एक मोल, और एक मोल में कितने परमाणु की संख्या होती है? एवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है, Na, ये एवोगाद्रो नंबर है Na, इसकी मान होता है 6.022 इंटू 10⁻26। तो एक मोल कार्बन 12 में परमाणु की संख्या ये होती है। ठीक है, तो एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 12 AMU। तो एक मोल कार्बन में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? परमाणुओं की संख्या गुणा 12 AMU। ये एक मोल कार्बन 12 आइसोटोप के परमाणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 12 AMU। तो एक मोल में कितना होता है? कितने परमाणु होते हैं? Na एवोगाद्रो नंबर के बराबर, तो टोटल नंबर ऑफ परमाणु गुणा 12 AMU। और एक मोल का वैसे जो द्रव्यमान होता है, एक मोल कार्बन 12 का 12 किलोग्राम। अब यहाँ पे एक मोल ऑक्सीजन O16 होता तो उसका 16 किलोग्राम हो जाता, तो चूंकि कार्बन 12 आइसोटोप है तो इसका 12 किलोग्राम होगा। तो ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान समान होंगे, तो यानी Na इंटू 12 AMU इज इक्वल टू 12 किलोग्राम। तो 1 AMU कितना हो जाएगा? नीचे डिवाइड कर दो, Na से नीचे आ जाएगा, 12 से तो 12 कैंसिल हो गए, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 किलोग्राम अपॉन Na। 1 किलोग्राम Na का मान रख दिया है यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब अगर हमें इस द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट करना हो तो E इज इक्वल टू mc² एक फॉर्मूला होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। E इज इक्वल टू mc², तो m तो ये हो गया m और c² यानी प्रकाश का वेग, 3 लगभग 3 ले लिया यहाँ पर हमने। वैसे इसका मान होता है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो लगभग अनुमान लगाया हमने 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, c² मतलब 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, इसको ये मान आ गया। अगर अब ये आ गया जूल में, इसकी जो यूनिट होगी वो जूल होगी, ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट जूल होगी। उसमें अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 10⁶ से और डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है 931.5 MeV। ये तो इस ऊर्जा का मान आ गया, डिवाइड बाई c², तो ये वापस मास की यूनिट हो गई। तो 1 AMU को अगर ऊर्जा के पदों में लिखें तो उसका मान होता है 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 MeV पर सेंटीमीटर स्क्वायर। c² पर c², c है यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट, c² से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा E इज इक्वल टू mc²। तो E ऊर्जा की यूनिट है, m द्रव्यमान की यूनिट है और c वेलोसिटी। तो द्रव्यमान की यूनिट प्राप्त करने के लिए हमें एनर्जी की यूनिट में c² से डिवाइड करना होगा, तभी हमें द्रव्यमान की यूनिट मिलेगी। तो ये MeV क्या है? ऊर्जा की यूनिट है, और इसमें c² से डिवाइड करेंगे
तो ये हमें द्रव्यमान की यूनिट में प्राप्त हो जाएगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 MEV पर सेंटीमीटर स्क्वायर।